देखो एक चीज जो कि इंडियन सिनेमा के बारे में हम सभी ने ऑब्जर्व की है कि जब भी किसी फिल्म का बजट हाई होता है तो उस फिल्म से जो एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्कुल स्काई रॉकेट हो जाती हैं। ऑडियंस को अक्सर ऐसा लगता है कि अगर किसी फिल्म में ज्यादा पैसे लगे हैं और उस फिल्म में बड़े एक्टर्स हैं तो डेफिनेटली वो फिल्म बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल तबाही मचा देगी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अक्सर इसका उल्टा होता है, यानी जिस फिल्म से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है वो फिल्म हमें उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंट करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी फिल्में बताना चाहूंगा जिस फिल्म के बड़े बजट और बड़ी स्टार कास्ट की वजह से उन फिल्मों से एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी लेकिन वो फिल्में बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल डिजास्टर साबित हुई। नंबर 5 पे आती है टाइगर श्रॉफ और कृति सनन की फिल्म गणपत। देखो 2023 की जब भी वर्स्ट फिल्मों की लिस्ट बनती है तो एक फिल्म जिसका नाम हमेशा टॉप पे होता है वो होती है फिल्म गणपत। उसका सिंपल रीजन ये है कि जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तो उसको ऐसे प्रमोट किया गया था कि ये इंडिया की फर्स्ट डिस्टोपियन फिल्म होगी। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म आने वाले कल को पोर्ट्रे करेगी जहां पर ये दिखाया जाएगा कि आज से 70 या फिर 80 साल बाद ह्यूमन रेस के लिए क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। और यही हाई कॉन्सेप्ट वाला रीजन था कि मेकर्स इस फिल्म को लेके इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने इस फिल्म की मेकिंग पे तकरीबन 200 करोड़ लगा दिए। लेकिन जैसे ये फिल्म रिलीज हुई फर्स्ट डे से ही इसका जो वर्ड ऑफ माउथ था वो बिल्कुल टेरेबल था। बेसिकली फिल्म का फर्स्ट शो खत्म होते ही ऑडियंस को एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई थी कि ये फिल्म डिस्टोपियन फिल्म के नाम पे सिर्फ एक मजाक है। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती और बागी को ही रीपैकेज करके हमको डिस्टोपियन फिल्म के नाम पे बेच दिया गया है। प्लस फिल्म की स्टोरी टेलिंग भी बहुत पुअर थी, ना ही तो ऑडियंस फिल्म के कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर पाई, ना ही वो कृति सनन और टाइगर श्रॉफ की लव स्टोरी से कनेक्ट कर पाई। और इसका ये रिजल्ट हुआ कि एक ऐसी फिल्म जिसका बजट 200 करोड़ था उसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 9 करोड़ की कमाई की, मेकिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। नंबर 4 पे आती है सम्राट पृथ्वीराज। देखो हम सभी जानते हैं कि रिसेंट ईयर्स में अक्षय कुमार को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि अक्सर वो अपनी फिल्में 40 से 50 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। एंड ऑल्दो मैं ये बात एडमिट करूंगा कि ये स्ट्रैटेजी कुछ छोटी फिल्मों के लिए तो काम करती है, बट जब मेकर्स कोई पीरियड एपिक बना रहे हो जिसका सब्जेक्ट इतना ज्यादा ग्रैंड हो तो डेफिनेटली एक एक्टर को उस फिल्म के लिए ज्यादा डेट अलॉट करनी चाहिए। बट एज वी ऑल नो कि अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। फिल्म को बहुत बड़े बजट पे माउंट किया गया था क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि फिल्म का जो बजट है वो तकरीबन 250 करोड़ था। और इनिशियली जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था तो अक्षय कुमार की लाइन से सारी फिल्में हिट हो रही थी और इसी वजह से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये फिल्म भी अपना बजट बहुत आसानी से रिकवर कर लेगी। बट अनफॉर्चुनेटली रिलीज के बाद फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज रहा। सबसे पहले तो फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले में भी भर भर की कमियां लोगों ने निकाली। उसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को फिल्म से ये थी कि अक्षय कुमार कहीं भी फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज लग ही नहीं रहे थे। सबसे पहली चीज तो ये कि जो एक्चुअल रूलर थे पृथ्वीराज चौहान उनकी जो डेथ है वो 26 ईयर्स की एज में हो गई थी। तो बहुत लोगों ने तो ये कहा कि अक्षय कुमार कभी भी इस रोल के लिए फिट ही नहीं थे। सेकेंडली उनका जो लैक ऑफ कन्विक्शन और हार्डवर्क है वो भी फिल्म में दिखाई दिया। उन्होंने रोल के लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी। इनफैक्ट फिल्म में जो उन्होंने मूछें भी लगाई थी वो भी नकली थी और इसी वजह से उनके लुक को उनके हाउसफुल 4 के लुक बाला से कंपेयर किया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिल्म ने अपने वीकेंड पे तो फिर भी ठीक ठाक कमाई की, लेकिन जैसे इस फिल्म का वीकेंड खत्म हुआ फिल्म बहुत बुरी तरह मंडे को क्रैश कर गई और 250 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 68 करोड़ की कमाई की। थर्ड पोजीशन पे आती है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके रिलीज से पहले सारे मीडिया पोर्टल्स ने कहा था कि ये प्रोबेबली इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। उसका सिंपल रीजन ये है कि इस फिल्म में आमिर खान और अमिताभ बच्चन फर्स्ट टाइम साथ आ रहे थे। सेकेंडली इस फिल्म में कटरीना कैफ भी थी जो उस टाइम पे बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी। और थर्डली इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे विजय कृष्णा आचार्य, जिनकी पिछली फिल्म धूम 3 आमिर खान के साथ ही बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। बट जैसे फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ फिल्म को बहुत सारे हैवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चीज तो ये कि ऑडियंस ने फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग और जितने भी कैरेक्टर्स के लुक थे उनको देख के ये बात बहुत इजीली कैच कर ली कि ये फिल्म बहुत हेवीली इंस्पायर्ड है पैरेट्स ऑफ कैरेबियन से। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन के लुक को बारबोसा से कंपेयर किया गया, वहीं आमिर खान का जो लुक था और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो बहुत ज्यादा मेल खा रही थी जॉनी डेप के कैरेक्टर जैक स्पैरो से। और सिर्फ यही नहीं, फिल्म का जो नाम था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वो भी बहुत हेवीली इंस्पायर्ड था पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के टाइटल से, जिसका मतलब समुद्री लुटेरे होता है। नेवरदलेस मेकर्स ने इस बात को बिल्कुल कंप्लीटली डिनाई किया। उन्होंने कहा ये बात सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और जब फिल्म रिलीज होगी तो ऑडियंस की जितनी भी गलतफहमी है वो सारी दूर हो जाएगी। बट इंटरेस्टिंगली फिल्म के रिलीज के बाद कुछ उल्टा ही हुआ। ना ही तो ऑडियंस फिल्म की वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाई, ना ही वो किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाई। उसके अलावा बहुत लोग का तो ये भी कहना था कि आमिर खान इस फिल्म में थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से एक ऐसी फिल्म जिसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो इंडियन सिनेमा को चेंज कर देगी और उस फिल्म की जो लागत है वो 300 करोड़ के आसपास थी, उस फिल्म ने फर्स्ट डे तो 51 करोड़ की कमाई की, लेकिन फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ आउट होते ही फिल्म बहुत बुरी तरह गिर गई और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो सिर्फ 151 करोड़ रहा। ये सेटबैक बहुत बड़ा था क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि आमिर खान और अमिताभ बच्चन का फर्स्ट कोलैबोरेशन इतना ज्यादा डिजास्टर्स होगा। प्लस जहां आमिर खान ने मंगल पांडे के बाद लगातार 15 सालों तक एक भी फ्लॉप या डिजास्टर फिल्म नहीं दी थी, तो ये फिल्म 15 साल बाद उनकी पहली डिजास्टर रही। सेकंड पोजीशन पे आती है फिल्म राधे श्याम। हम सभी को पता है कि बाहुबली के बाद प्रभास एक पैन इंडिया स्टार बन गए
और इस वजह से उनको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में ले लिया गया जिसमें वो बिल्कुल भी फिट नहीं होते थे। ऐसी ही एक फिल्म थी राधेश्याम, क्योंकि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही बहुत सारे लोगों ने ऐसा कह दिया था कि प्रभास कहीं से भी रोमांटिक हीरो नहीं लगते, वो मास मसाला वाली एक्शन फिल्मों में ज्यादा फिट होते हैं और इस वजह से इस फिल्म में उनकी कास्टिंग थोड़ी एब्रप्ट सी लगती है। पर फिर भी जब ऑडियंस इस फिल्म का फर्स्ट टाइटल अनाउंसमेंट टीजर देखा और फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग देखी तो उसे बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो गए थे। वो इस वजह से क्योंकि इस फिल्म का जो बजट है वो 350 करोड़ था और इस फिल्म में जो वीएफएक्स और सीजीआई का यूज था वो बहुत ज्यादा हैवी था ताकि फिल्म बहुत ज्यादा विजुअली अपीलिंग लगे। मेकर्स का ऐसा कहना था कि ये फिल्म पहली ऐसी लव स्टोरी होने वाली है जो कि डेस्टिनी और एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को साइमल्टेनियसली एक्सप्लोर करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म की रिलीज के बाद ऑडियंस ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को तो अप्रिशिएट किया, बट उनका ये कहना था कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो स्टोरी लिखी गई है और उस स्टोरी के ऊपर जो स्क्रीन पे और एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज्यादा डम्ब है। ना ही ऑडियंस प्रभास और पूजा हेगड़े के कैरेक्टर से कनेक्ट कर पा रही थी, ना ही ऑडियंस को ये समझ में आ रहा था कि फिल्म एग्जैक्टली उनसे कहना क्या चाह रही है। प्लस प्रभास की लिमिटेड एक्टिंग रेंज और उनकी पुअर हिंदी डबिंग को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था और इवेंचुअली फिल्म अपने डे 1 को ही क्रैश कर गई। और जहां बाहुबली ने हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, वहीं राधेश्याम ने हिंदी बेल्ट में सिर्फ 19 करोड़ कमाए और इसका जो ऑल ओवर इंडिया कलेक्शन है वो सिर्फ 103 करोड़ रुपए रहा। फर्स्ट पोजीशन पे एक ऐसी फिल्म आती है जिसको मैं कहूंगा वो 2023 की ही नहीं बल्कि लास्ट डेकेड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म है, जो की थी आदिपुरुष। ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी। उसका सिंपल रीजन ये है कि ये फिल्म इंडियन एपिक रामायण पे बेस्ड थी जिसपे आज तक एक भी लाइव एक्शन फिल्म नहीं बनी थी। सेकेंडली प्रभास को ऑडियंस ने बाहुबली के रोल में काफी ज्यादा पसंद किया था, तो लोग ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि वो राम जी का रोल किस तरीके से पुल ऑफ करते हैं। एंड थर्डली इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे ओम राव, जिनकी लास्ट फिल्म तानाजी बहुत बड़ी वाली ब्लॉकबस्टर रही थी और ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ ऑडियंस की नहीं कहीं ना कहीं मेकर्स की भी थी, तभी उन्होंने इस फिल्म का जो बजट है वो तकरीबन 700 करोड़ रख दिया। बट एज वी ऑल नो कि फिल्म का टीजर रिलीज हुआ और फिल्म से जितनी भी मॉन्यूमेंटल एक्सपेक्टेशन थी वो सबकी सब धराशायी हो गई। लोगों ने फिल्म के वीएफएक्स को, फिल्म के सीजीआई कैरेक्टर्स को और तो और एक्टर्स के लुक को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया। किसी को प्रभास का श्री राम वाला लुक नहीं पसंद आया, किसी ने ये कहा कि रावण इतना ज्यादा मॉडर्न कब से हो गया। बट सबसे बड़ा झटका तो ऑडियंस को तब लगा जब वो रिलीज होने के बाद ये फिल्म देखने गई, क्योंकि रिलीज से पहले जहां ऐसा कहा जा रहा था कि मेजर प्रॉब्लम जो है वो फिल्म के विजन, एक्टर्स के कॉस्ट्यूम और फिल्म के वीएफएक्स और सीजीआई में है, वहीं फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिल्म के डायलॉग्स निकले। लिटरली फिल्म में हनुमान जी और इंद्रजीत के कैरेक्टर को इस तरीके के डायलॉग्स दे दिए गए थे कि ये फिल्म कहीं से भी त्रेता युग की नहीं लग रही थी। इनफैक्ट बहुत सी ऑडियंस को तो इंसल्टेड फील हुआ कि जब आप इंडियन एपिक रामायण बना रहे हैं तो इस तरीके के टपोरी डायलॉग्स कैसे रख सकते हैं। आई मीन लिटरली सिंह फिल्म के खिलाफ बहुत सारा प्रोटेस्ट और कई न्यूज चैनल पे तो डिबेट्स बैठ गई थी और ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि ऑडियंस ने इस फिल्म को बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है। और ऑडियंस का ये एग्रेशन इतना ज्यादा था कि लेटर ऑन जब फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के डायलॉग चेंज भी कर दिए तो भी फिल्म के कलेक्शन में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं आया। एंड एज अ रिजल्ट आदिपुरुष जो कि 700 करोड़ के बजट में बनी थी उसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ और सिर्फ 288 करोड़ की कमाई की। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये फिल्म एक वेकअप कॉल थी सारे इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए कि उन्हें कोई भी इंडियन एपिक तभी छूनी चाहिए जब उन्हें ऐसा लगे कि वो उसके साथ कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं।